तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं BSc फिजिकल केमिस्ट्री 2 का यूनिट 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ BSc का फिजिकल केमिस्ट्री 2 जिसका यूनिट 1 है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, यूनिट 1 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्मो और दूसरा हो गया डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट यानी कि ऊष्मा यानी कि ताप, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और मैकेनिकल वर्क्स। मोशन यानी कि गति, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, और मैकेनिकल वर्क यानी कि यांत्रिक क्रियाएं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स मीन्स दैट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क्स वाइस वर्सा। देखिए क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो इस बात से संबंध रखता है कि कोई हीट मैकेनिकल वर्क्स में कैसे कन्वर्ट होती है और इसका उल्टा भी। देखिए सिंपली अगर कहें तो थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो हमें बताती है कि कोई हीट यानी कि कोई ऊष्मा, कोई ताप जो है वो यांत्रिक क्रियाओं में कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो इस बात से संबंध रखता है, जो इस बात को बताता है कि हीट और एनर्जी के अदर फॉर्म्स यानी कि ऊष्मा और ऊर्जा के अदर स्वरूपों के बीच में क्या क्वांटिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि क्या गुणात्मक संबंध है, इस बात को जो बताता है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली हम लोग यहाँ पे समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि कोई हीट कैसे मैकेनिकल वर्क्स में चेंज होती है, कोई हीट कैसे मैकेनिकल वर्क्स में कन्वर्ट होती है, यानी कि टोटली हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या कंडीशंस हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जानेंगे। तो पहले है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आगे मैं बताऊँगा कि थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी किसी घटना का होने या ना होने का पहले ही उसका पूर्वानुमान यानी कि उसकी भविष्यवाणी। ठीक है,
टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। क्या कहता है कि वेदर और नॉट ए प्रोसेस विल अकर अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्या कहता है कि हर एक घटना का, हर एक प्रोसेस का अपना एक रूल, अपना एक कंडीशन होता है। तो उन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, क्या कोई प्रोसेस अपने दिए गए कंडीशन के हिसाब से घटित होगी, कंप्लीट होगी या नहीं, इस बात का पूर्वानुमान यानी कि पहले से पता लगाया जा सकता है। और वो कैसे पता लगाया जा सकता है? तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के माध्यम से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कोई घटना, कोई प्रोसेस अपने दिए हुए कंडीशन के हिसाब से घटित होगी या नहीं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था आपका। बात समझ में आई? चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या कहता है? टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या कहता है? टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द यील्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल इन ए प्रोसेस और ए रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रोसेस और ए रिएक्शन। ठीक, कहता है यार क्या कि किसी घटना या किसी प्रक्रिया, ठीक है, किसी घटना या किसी अभिक्रिया में, किसी घटना या किसी अभिक्रिया के होने के फलस्वरूप जो उत्पाद मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उस बात का भी पहले से पता लगाया जा सकता है, उस बात का भी पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वो भी कैसे? तो ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि किसी प्रोसेस या किसी रिएक्शन यानी कि किसी घटना या किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उनकी विशेषता, उनकी गुणवत्ता को भी पहले से पता लगाया जा सकता है, पहले से ही पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो कैसे? ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स। आगे कहता है कि इट इज पॉसिबल टू नो, यह संभव है, यह जानना संभव है कि द एक्सटेंड अप टू विच ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इस बात का पता लगाना भी संभव है, या इस बात को जानना संभव है कि किस हद तक, किस सीमा तक कोई रिएक्शन जा सकती है। क्या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी या उस इक्विलिब्रियम तक जाएगी? ठीक है, तो सिंपली हम कहें सेकेंड पॉइंट में, तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि किसी प्रोसेस या किसी रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उनकी विशेषता, उनकी गुणवत्ता का पहले से पता लगाया जा सकता है, पहले से ही पूर्वानुमान किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि कोई रिएक्शन किस सीमा तक, किस हद तक आगे बढ़ सकती है, आगे कंप्लीट हो सकती है। क्या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक जाएगी या उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगी? तो इन सभी बातों का पता लगाया जा सकता है, वो भी कैसे? ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से इन सब बातों का पता लगाया जा सकता है। अब आगे देखिए क्या कहता है। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव रहा है वो टू डेड्यूस सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकालने के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है। अब देखिए क्या है, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेड्यूस सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल रिजल्ट्स सच एज Raoult's law of lowering of vapor pressure and expression for depression in freezing point, elevation in boiling point, distribution law and phase rule from the
स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स के मदद से फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस को निकालने में मदद हुई है। देखिए बात को समझिए, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेड्यूस सम इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल रिजल्ट्स। मतलब इसके मदद से, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट है ना और यूजफुल रिलेशनशिप जो है उनको निकालना पॉसिबल हो सका है। क्या, कौन कौन से? सच एज, जैसे कि आपने रॉल्स लॉ के बारे में सुना होगा, रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो रिलेशन है वो भी थर्मोडायनेमिक्स के मदद से निकाला गया है। एंड एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में भी आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपने 12th में सुना होगा। इस रिलेशन को भी थर्मोडायनेमिक्स की मदद से निकाला गया है। आगे है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस रिलेशन को भी थर्मोडायनेमिक्स की मदद से निकाला गया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फेज रूल, ये सभी के सभी जितने रिलेशन आए हैं वो कहाँ से आए हैं? फ्रॉम द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 ऑब्जेक्टिव देखा। एक हमारा क्या है? टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। यहाँ पर हमने देखा कि कोई प्रोसेस, कोई घटना जो है वो घटित, कोई प्रोसेस, कोई घटना अपने दिए गए कंडीशन, अपने दिए गए रूल के हिसाब से घटित होगी या नहीं, इस बात का पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ड्यू टू अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड में हमने पढ़ा कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी विशेषता, उसकी गुणवत्ता को पहले से पता लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है ये भी जानना संभव हो सकता है कि कोई रिएक्शन किस हद तक जाएगी, किस सीमा तक जाएगी, क्या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले कंप्लीट होगी या इक्विलिब्रियम तक जाएगी। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स के मदद से संभव हो सकता है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट और यूजफुल रिलेशंस निकाले गए हैं, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के मदद से। जैसे कि हमने देखा रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फेज रूल। ये सभी के सभी रिलेशन जो आए हैं वो सभी के सभी थर्मोडायनेमिक्स के मदद से निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव था थर्मोडायनेमिक्स के लाने के पीछे का, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन क्या है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। फिर मैं जो है सो आगे मैं बढ़ूंगा तो बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जब इन सब छोटी छोटी बातों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तब जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स जो है सो अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी आप जो है सो इसे समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं तुरंत अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन बताऊं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जी हाँ, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, दीज आर। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं कि ये किस हद तक काम करते हैं, कहाँ तक काम नहीं करते। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें से पहला लिमिटेशन जो है वो क्या कहता है? इट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc ऑफ द मैटर इन बल्क। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी मैटर के, किसी पदार्थ के प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर या फिर प्रेशर इत्यादि के साथ डील करता है, वो भी बल्क में। अब बल्क में क्या मतलब होता है?
यानी कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में, यानी कि कहने का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन ये छोटे पैमाने पर जैसे एंड नोट विद द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, लेकिन छोटे पैमाने पर जो है ये डील नहीं करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहना है। कहता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किसी पदार्थ यानी कि किसी मैटर के प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इत्यादि इत्यादि, वो भी बल्क में यानी कि बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर ये इन सब से चीज़ों से मतलब नहीं रखता। तो ये एक इनमें जो है कमियां होगी, खामियां होगी। आगे कहता है कि 10 इट डील्स विथ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, ये क्या करता है कि बड़ी संख्या में, ठीक है, बड़ी संख्या वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन के साथ डील करता है। मतलब इन सब से मतलब इनका होता है, इन सब से इनका संबंध होता है, रादर देन इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यानी कि इनका जो संबंध है, थर्मोडायनेमिक्स का जो संबंध है वो बड़ी संख्या वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के साथ होता है। लेकिन इंडिविजुअल मतलब किसी एक एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के साथ इसका संबंध नहीं होता, इससे कोई लेना देना या मतलब नहीं होता। ये सिंपली कहना है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लिमिटेशन। यानी कि ये हो गया इसका कमियां। क्या करता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी पदार्थ के प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर ये इनके साथ जो है सो संबंध नहीं रखता। इसका कहने का मतलब है कि ये जो है बड़ी संख्या वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन के साथ मतलब रखते हैं, लेकिन किसी विशेष किसी एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन उनसे ये संबंध नहीं रखते। तो ये इनके पहली कमियां होंगी। दूसरी लिमिटेशन है इट हेल्प्स, है ना, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। मैंने क्या बताया था कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी प्रोसेस का फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। अब ये फिजिबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई प्रोसेस होता है, उनका अपना रूल्स, अपना कंडीशंस होते हैं। तो क्या वो प्रोसेस अपने दिए गए रूल्स, अपने कंडीशन के हिसाब से वो घटित होगा या नहीं, तो इस बात का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है तो वही होता है फिजिबिलिटी। तो क्या करता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में, पूर्वानुमान लगाने में जो है सो मदद तो करता है, बट लेकिन क्या होता है, डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस। पूर्वानुमान तो लगा लेता है, ठीक है, मतलब उस प्रोसेस के फिजिबिलिटी यानी कि वो प्रोसेस पूरा होगा या नहीं, इस बात का पूर्वानुमान तो लगा लेता है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताता कि उस प्रोसेस को होने में कितना समय लगा या फिर द रेट एट विच द प्रोसेस वुड प्रोसीड। यानी कि इस बात को भी नहीं बताता कि वो जो घटना घट रही है, वो जो प्रोसेस हो रही है किस रेट से हो रही है, उसका दर क्या है, तो ये भी बात जो है सो नहीं बता पाती। तो ये दूसरी कमी हो गई थर्मोडायनेमिक्स में। तीसरी जो है इट कंसर्न इटसेल्फ ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, ये किसी सिस्टम के इनिशियल एंड फाइनल मतलब आरंभिक और जो अंतिम स्टेट्स हैं उनके बारे में बताता है या उनसे संबंध रखता है, लेकिन इट नॉट कंसर्न विद द पाथ विच द चेंज इज ब्राउट। यानी कि ये जो है वो किस तरह से वो जो प्रोसेस हो रही है, घटित हो रही है या चेंज आ रहा है, उन के बारे में जो है सो कुछ नहीं बताता, उनका पाथ, उनके रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताता। सिंपली कहें तो इट डज नॉट रिवील मैकेनिज्म ऑफ ए प्रोसेस। यानी कि सिंपली हम लोग ये कहें कि वो उस प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताता। तो ये हो गया आपका थर्ड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के ये जो थे कुछ
लिमिटेशंस थे जो मैंने यहाँ पे बताया है, जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ठीक है। जिसमें से पहला आपका लिमिटेशंस था क्या कि ये किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है लेकिन बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर नहीं। दूसरा जो है वो किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में तो बताता है लेकिन कितना समय में प्रोसेस हो रहा है या फिर क्या बोलते हैं किस रेट से प्रोसेस हो रहा है ये इस बारे में नहीं बताता है। तीसरा जो है वो ये किसी सिस्टम के इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट के बारे में बताता है या संबंध रखता है लेकिन वो प्रोसेस के मैकेनिज़्म को नहीं बताता है। तो ये थे जो है थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस। तो आई थिंक कि अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स का जो ये फर्स्ट वीडियो था तो आज मैंने जो भी बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।